आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। संडे बिग न्यूज़ शो है ये, और इस शो में आप कई मुख्तलिफ खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अल-अक्सा मस्जिद में जानवर की कुर्बानी की कोशिश, 21 सेटलर्स गिरफ्तार, यरूशलेम में ज़बरदस्त कशीदगी और हंगामा, गजा में मलबे के नीचे दबी जिंदगी की तलाश, मशीनों की कमी के बीच हाथों से भारी कंक्रीट हटा रहे नौजवान, ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर तेल की भारी स्मगलिंग, बॉर्डर पर लगा हजारों गाड़ियों का रेला, आईआरजीसी की खामोशी ने सबको चौंकाया, और अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने के लिए ईरान और पाकिस्तान ने मिलाया हाथ, पाकिस्तानी बंदरगाह बनेंगे ईरान के नए गेटवे। शुरुआत करते हैं इस शो की यूक्रेन की खबर से, रूस की खबर से। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी में मौजूद नोवरोसिस्क बंदरगाह के पास रूस के 2 शैडो फ्लीट जहाज़ों को निशाना बनाया है। ये उनका वीडियो है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की तस्दीक करते हुए ये वीडियो भी जारी किया और साफ कहा कि टैंकर जो थे, टैंकर जहाज़ रूस के, अब वो तेल की ढुलाई नहीं कर पाएंगे, खराब हो गए, ख़त्म हो गए। 3 मई 2026 को आई खबर के मुताबिक इस बड़े हमले के अहम पहलू ये हैं कि यूक्रेन की तरफ से ये हमला रूस के एनर्जी सेक्टर को चोट पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि रूस के पास जंग के लिए फंड यानी पैसा कम हो सके। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन जहाज़ों का इस्तेमाल तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था, जिस पर अब लगाम लगा दी गई है। दोस्तों, ये बंदरगाह रूस के लिए एक बहुत अहम बंदरगाह बन चुका है, क्योंकि क्रीमिया पर लगातार हमलों के बाद रूस ने अपने ब्लैक सी फ्लीट को इसी बेस पर, इसी बंदरगाह पर शिफ्ट कर दिया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वार्निंग दी है कि यूक्रेन अपनी लॉन्ग रेंज हमला करने की ताकत को ज़मीन, हवा और समंदर तीनों मोर्चों पर और भी ज़्यादा एडवांस्ड बनाएगा। दोस्तों, रूस ने साल 2022 में हमला शुरू करने के बाद से पाबंदियों से बचने के लिए एक शैडो फ्लीट, यानी यूँ समझिए कि गुमनाम समुद्री जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार किया था, जिसे यूक्रेन अब चुन चुन कर निशाना बना रहा है। क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, रूस अपने जो जाने माने जहाज़ हैं उनसे, टैंकर से तो तेल नहीं इधर उधर अपना भेज सकता था, तो उसने क्या किया, उन शैडो फ्लीट वाले जहाज़ों से अपना तेल बेचना शुरू किया, ताकि उन पर पाबंदियां तो है नहीं, गुमनाम है वो। अब इन्हीं जहाज़ों को यूक्रेन निशाना बना रहा है ताकि रूस को पैसा पैदा ना हो और जंग में वो कमज़ोर पड़ने लगे। क्रोनोलॉजी ये है। चलते हैं फ़लस्तीन। अल-अक्सा मस्जिद में जानवर की कुर्बानी करने जा रहे यहूदी सेटलर्स पर एक्शन और हंगामे की खबर सामने आई है। 3 मई को अल जज़ीरा और बाकी आउटलेट्स ने यह बताया, इसराइली चैनल्स ने भी, कि यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में एक बार फिर ज़बरदस्त कशीदगी देखने को मिली है। पुलिस ने 21 लोगों को पकड़ा है, 21 सेटलर्स को, जिन्होंने पास ओवर पर लगभग 1 मई के मौके पर मस्जिद के अंदर कुर्बानी देने की कोशिश की थी। ये 1 मई को ये लोग ऐसे जा रहे थे, हंगामा किया था, ये लोग अब पकड़े गए हैं। इस संजीदा मामले के अहम पहलू ये हैं कि इन सेटलर्स के ग्रुप ने ज़बरदस्ती अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में घुसने और अपने साथ एक बकरी अंदर ले जाने की कोशिश की, ताकि वहाँ यहूदी मजहबी रस्मों को अंजाम देकर उस बकरी की कुर्बानी दी जा सके। जब इन्हें रोका गया तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर भारी हंगामा भी हुआ। पकड़े गए इन तमाम लोगों को अदालत में पेश करने के बाद फिलहाल रिहा कर दिया गया है, लेकिन इस हरकत ने पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। अल-अक्सा मस्जिद पिछले काफ़ी वक्त से इंतहा पसंद इसराइली सियासतदानों और सेटलर्स के निशाने पर रही है, जो अक्सर इसराइली फ़ौज की हिफाजत में यहाँ घुसकर, इल्लीगली, नाजायज़ तौर पर घुसकर मजहबी रस्में अदा करने की कोशिश करते हैं, जो इस अहाते में अदा करना नाजायज़ है, इल्लीगल है। दहाइयों पुराने स्टेटस को, जिसे स्टेटस क्यो भी कह लेते हैं लोग, उसके मुताबिक गैर मुस्लिमों को तयशुदा घंटों में ही अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में आने की इजाज़त तो है, लेकिन वहाँ उन्हें इबादत करने या किसी भी तरह के मजहबी निशान दिखाने की सख्त मनाही है। फिलहाल इस तरह की उकसावे वाली हरकतों से यरूशलेम में अमन व अमान के हालात बिगड़ने का ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद को अपना पाक और तीसरा मुक़द्दस मुकाम मानते हैं। ये वाक़या दिखाता है कि किस तरह बार बार पुराने समझौतों को, कानूनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे इसराइल और फ़लस्तीन के बीच टकराव और भी गहरा होता जा रहा है। ये सेटलर्स वाहिद वो लोग हैं जो हर रोज़ कानून तोड़ते हैं और जिनके यहाँ कहा जाता है कि कानून है इसराइल में। बाकी कहाँ कहाँ जंगल राज है अफ्रीका में, अब
उस सब को हम नहीं लेते, कुछ जगहों पर, पूरे अफ्रीका में नहीं, कुछ जगहों पर। बढ़ते आगे, और अफ्रीका से छोड़िए, एशिया में भी बहुत जगह जंगल राज चल रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक हो जाएगा सब। आगे बढ़ते हैं। गजा से दिल को छलनी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इसराइली बमबारी और जारी तबाही के बीच नौजवान और मजदूर अपने ही घरों के मलबों में दबी जिंदगी और यादों को तलाशने पर मजबूर हैं। इसराइल की तरफ से की गई बमबारी ने रिहायशी इलाकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीरें 3 मई को सामने आईं, जिसमें दिख रहा है कि गजा के नौजवान बिना किसी भारी मशीनरी या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सिर्फ मामूली औजारों और अपने हाथों से भारी भरकम कंक्रीट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मलबा साफ कर रहे हैं। हर पल जान का जोखिम बना रहता है, क्योंकि किसी भी वक्त बचा हुआ ढांचा गिर सकता है या दोबारा बमबारी भी हो सकती है, लेकिन इन लोगों के पास अपनी छत और अपनों को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मई 2026 चल रहा है, लेकिन क्या इसराइल की बमबारी रुकी है? नहीं रुकी है। इसराइली हमलों ने बुनियादी ढांचों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुकम्मल तौर पर आम लोगों के कंधों पर आ गया है। ये तस्वीरें उस जुल्म की गवाही दे रही हैं, जहां निहत्थे लोग बिना किसी मदद के अपनी ज़मीन पर डटे हुए हैं और मलबे के हर पत्थर के नीचे अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। गजा के इन नौजवानों की हिम्मत दिखाती है कि लाख तबाही के बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं है, भले ही उन्हें खाली हाथों से पहाड़ों जैसा मलबा क्यों ना हटाना पड़े। अब जरा 2 दिलचस्प तस्वीरें देखिए स्मगलिंग की। ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर तेल की तस्करी यानी स्मगलिंग का एक ऐसा मंजर देखा गया जिसने सबको हैरान कर दिया। सरहदी शहर पीर कोर के पास हजारों गाड़ियों का एक रेला नजर आया, जिसमें सैकड़ों पिकअप ट्रक और मोटरसाइकिलें सस्ता ईरानी तेल लेकर पहाड़ों के रास्तों से गुजर रही थीं। जम्बूलैंड में जिस तरह जापानी तेल की डिमांड है, उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में ईरानी तेल के चाहने वाले हैं। वजह है, सबका इस्तेमाल अलग है, वजह है कि उसका सस्ता होना, ईरानी तेल का। इस बड़े पैमाने पर हो रही स्मगलिंग के पीछे कई अहम वजह हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान सूबे को जोड़ने वाले रास्तों पर गाड़ियों का ज़बरदस्त जाम लग गया है। ये गाड़ियाँ भारी सब्सिडी वाला ईरानी तेल लेकर पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। दूसरी तस्वीर में मोटरसाइकिलों पर पिपियाँ बंधी हुई, जेरी केन्स बंधे हुए दिख रही होंगी, बड़े बड़े केन्स भी हैं। हैरानी की बात यह है कि ईरान की IRGC और दूसरी एजेंसियां इस पूरे मामले पर खामोश हैं। बताया जा रहा है कि पाबंदियों की वजह से ईरान के तेल के भंडार यानी ईरान के ऑयल रिजर्व्स लबालब भर चुके हैं। तेल तो जा नहीं पा रहा जैसे जाता था रोज़, इसीलिए वो इस तेल को निकालने के लिए इस रास्ते को नज़रअंदाज कर रहा है ईरान, कि चलो जा रहा है जाने दो। ईरान के बहुत सस्ते तेल और पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल के बीच कीमतों का भारी फ़र्क इस गैर कानूनी कारोबार की सबसे बड़ी वजह है, जो वहाँ के मकामी लोगों के लिए गुजारे का एक अहम ज़रिया बन चुका है। ये वीडियो 3 मई 2026 को सामने आया है, जो गाड़ियों का रेला आप देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इस तरह की वीडियोस जो हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि तमाम सख्तियों के बावजूद इकनॉमी का दबाव और गरीबी लोगों को इस ख़तरनाक काम की तरफ धकेल रही हैं। तकनीकी तौर पर दोनों मुल्कों में ये काम गैर कानूनी है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि तेल की ये सप्लाई सरहद के दोनों तरफ एक मजबूरी बन चुकी है, जिसे रोकना फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, या इसे जानबूझकर रोका ही नहीं जा रहा। बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल देने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ईरान और पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है। 3 मई को यह खबर ऑफिशियल हो गई। इससे पहले चर्चा थी, ऑफिशियल तब होती है जब सरकार मान ले। खबर यह है कि ईरान अब UAE के बंदरगाहों के बजाय पाकिस्तान के रास्तों का इस्तेमाल करेगा। इस बड़े फैसले के अहम पहलू ये हैं कि पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन और बंदरगाहों के ज़रिए ईरान तक सामान पहुंचाने की बाकायदा इजाज़त दे दी है। अब कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर ईरान के लिए ग्लोबल ट्रेड के नए गेटवे बनेंगे। इस्लामाबाद की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 जारी कर दिया है। इसके तहत 2008 में हुए एक पुराने एग्रीमेंट को 18 साल बाद पहली बार एक्टिव किया है। ये आपदा पाकिस्तान के लिए भी अवसर यानी मौका लेकर आई है, 5 उंगलियां घी में है।
اس نئے فیصلے سے بلوچستان کے راستے پاکستان کے 3 بڑے بندرگاہوں کو ایران کی گبد اور تافتان سرحدوں سے جوڑنے والے 6 زمینی راستے کھل گئے ہیں۔ گوادر گبد کوریڈور سب سے چھوٹا راستہ ہے، جس سے ایران کی سرحد تک پہنچنے کا وقت صرف 2 سے 3 گھنٹے رہ جائے گا اور مال ڈھلائی کی لاگت 45 سے 55% تک کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ قدم ایران کی اس پرانی ڈیپینڈنسی کو نربھرتا کو ختم کر دے گا جو وہ اب تک UAE کے جبل علی جیسے بندرگاہوں پر رکھتا تھا۔ اب ایران سیدھے CPEC اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے جڑ کر ایک مضبوط اسٹریٹجک لنک تیار کر رہا ہے۔ یہ خبر تب آئی ہے جب ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی خود اسلام آباد کے دورے پر ہیں۔ فی الحال پاکستان کا یہ فیصلہ صاف اشارہ ہے کہ وہ امریکی دباؤ کی پرواہ کیے بنا ایران کو اس مشکل وقت میں ایک بڑی لائف لائن دینے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان امریکہ کے پریشر کی پرواہ نہیں کر رہا؟ UAE کا تو اس میں گھاٹا ہو رہا ہے، جس کے بندرگاہوں پر مال نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹیکس نہیں ملے گا، اکنامی کو لاس ہوگا۔ پاکستان کی سرحد ملتی ہے، پاکستان سے مال کیسے جائے گا؟ ایران کو آنے والا، وہ انڈیا کو آنے والا، وہ تو پاکستان سے لیں گے نہیں۔ انہوں نے سرحدیں بند کر دی ہیں، بہت جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری والی سرکار چل رہی ہے اس وقت، نیشنل سرکار ہے۔ چائنا جا سکتا ہے، پاکستان جا سکتا ہے ضرورت کا تیل، امریکہ کو کیسے بائی پاس کر دیا پاکستان نے؟ یا امریکہ کی اس میں مرضی ہے اور اصل نشانہ ایران نہیں، گلف کے ملکوں کو پیرالائز کرنا ہے۔ تیل تو انہی کا رک رہا ہے، چھوڑیں۔ آخر کے 1 منٹ میں کھو گیا، اسی لیے تو میں خبروں پر رہتا ہوں، انالائز کروں گا تو بہت کھو جاؤں گا، آپ بھی کھو جائیں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔